ताया फुरकान सबसे बड़े थे। दावर, फ़र्रुख और इरम उनके बच्चे थे। फ़र्रुख मेडिकल कर चुका था और आजकल पॉलीक्लिनिक से हाउस जॉब कर रहा था। वो हया से 3 साल बड़ा था। समी फ़र्रुख से साल भर छोटा था और MBA के बाद जॉब कर रहा था। इरम हया से साल भर छोटी थी। आजकल सबसे बड़े दावर की शादी थी। ताया फुरकान के बाद सुलेमान साहब थे। हया उनकी इकलौती बेटी थी और रोहेल उनका इकलौता बेटा। रोहेल पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका में होता था। अब उनके घर में सुलेमान साहब, फातिमा बेगम और हया, बस यही तीनों थे। फिर जाहिद चचा थे। उनकी बड़ी 2 जुड़वां बेटियां महविश और सहरिश थीं। फिर बेटा रज़ा इंजीनियर था। सबसे छोटी बेटी सना O लेवल कर रही थी। इस वक्त सुवाए रोहेल के, जो अमेरिका में था, और दावर भाई के, जो गालिबन ड्राइंग रूम में थे, बाकी तमाम लड़के लड़कियां लाउंज में ही मौजूद थे। लड़कियां कारपेट पर दायरा बनाकर बैठी थीं। इरम के हाथ में ढोलक थी। उसका दुपट्टा सर से ढलककर कंधे पर आ गया था। अगर अभी ताया फुरकान आ जाएं तो फ़ौरन इसको सर पे ले लेती, और वो महविश, सहरिश और सना के हमरा सुर मिला रही थी, जबकि रज़ा, फ़र्रुख और समी ऊपर कुर्सियों पर बैठे मजाकन लड़कियों की तरफ फ़िक्रे उछाल रहे थे। हेलो एवरीवन। वो सीने पे हाथ बांधे चलती हुई उनके करीब आकर रुकी तो सबकी निगाहें उसकी जानिब उठीं। सफ़ेद चेहरे के दोनों तरफ में गिरते हुए सियाह बाल और बड़ी बड़ी काजल से लबरेज आँखें। वो थी ही इतनी हसीन कि हर उठी निगाह में सताइश उमड़ आई। हया, कैसी हो? आओ चलो इन लड़कों को हराते हैं। आओ बैठो ना। बहुत सी आवाज़ें उससे टकराईं, मगर उसने बेनियाजी भरी मुस्कुराहट से शाने उचकाए। पहले मैं साइमा ताई की किचन में हेल्प तो करवा दूँ। मैंने इरम की अम्मी का नाम लिया, जिनको उसने आते हुए उठकर किचन की तरफ जाते हुए देखा था। साइमा ताई ने यकीनन उसको आते नहीं देखा था, वरना उसे बुलवा लेती। इरम से ज़्यादा समझदार तो बकौल उनके हया थी। साइमा ताई के पीछे जाहिद चचा की बेगम आबदा चची भी चली गई थी। अब सोफे पर हया की अम्मी फातिमा बेगम तन्हा बैठी थी। अम्मा, मैं ज़रा साइमा ताई के साथ हेल्प करवा दूँ। उनको अपनी तरफ देखता पाकर उसने अपनी बात दोहराई। दोनों ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। वो मुतमईन सी आगे बढ़ गई। राहदारी पार करके किचन के दरवाजे की सिमत बढ़ ही गई थी कि साइमा ताई की आवाज़, तेज़ आवाज़ समात उसके कानों से टकराई। जैसे मैं जानती ही नहीं हूँ कि ये सारे रंग ढंग किस लिए होते हैं। एक मेरे ही बेटे मिले हैं इसको पागल बनाने के लिए। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे दीवार से जा लगी। ये साइमा ताई किसकी बात कर रही हैं? तभी मैं कहूँ भाभी कि रज़ा हर वक्त क्यों हया हया करता है। वो आबदा चच्ची थी। अपने नाम पे वो चौंक सी गई थी। वो कह रही थी, पिछली दफ़ा जब हम सुलेमान भाई के घर खाने पे आए थे तो कैसे निकसिक से तैयार फिर रही थी। तब से रज़ा मेरे पीछे पड़ा है कि हया का रिश्ता मांगे। इस लड़की को लड़कों को मुतवज्जा करने का फ़न आता है। आबदा कितनी मुश्किल से दावर के दिल से इसका ख्याल निकाला था मैंने, और फुरकान ने। वो तो उड़ ही गया था, अटक ही गया था कि शादी करेगा तो सिर्फ हया से। मगर जब फुरकान ने सख्ती की कि भला ऐसी बेपरवाह और आज़ाद ख्याल लड़की को अपनी बहू बनाकर हम अपनी आखिरत बिगाड़ना चाहेंगे, तब कहीं जाकर वो माना। मगर अब फ़र्रुख, क्या करूं इस लड़के का? ये अभी भी इस तरह कील कांटों से लेस होकर आ जाएगी और फ़र्रुख फिर इसके जाने के बाद सिर पकड़ लेगा। अब मेरी इरम भी तो है। मजाल है कि सर से दुपट्टा लिए बगैर घर से निकले। साइमा ताई फ़ख्र से कह रही थी। वो धुआं धुआं होते चेहरे के साथ बामुश्किल दीवार का सहारा लिए खड़ी थी। उसे लगा अगर उसने मज़ीद कुछ सुना तो उसके असाब जवाब दे जाएंगे। मगर अपने वजूद को संभालते वो वापस पलट आई। किसी बात पे हंसते हुए फ़र्रुख की निगाह उस पे पड़ी, जो राहदारी से चली आ रही थी।
तो उसकी हंसी थम गई। वो एक बेख्तियार मुस्कुरा दिया। कबूल सूरत सा फर्रुख, जिसकी रंगत टफ रूटीन के बाइस मजीद सांवला गई थी, मगर मसला उसकी वाजबी शख्सियत हया की बेपर्दगी ना था। असल बात तो वो सब जानते थे, फिर भला उसके बारे में रज़ा या फर्रुख ने सोचा भी कैसे। वो एक सपाट निगाह फर्रुख पे डालकर चुपचाप फातिमा बेगम के साथ सोफे पे आ बैठी। तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने गौर से उसके चेहरे को देखकर पूछा। कुछ नहीं अम्मा, वो खुद को नॉर्मल कर पाई। फातिमा मुतमईन हो गई और वो साइमा ताई के बारे में सोचने लगी, जिनका हया मेरी जान कहते मुंह न थकता था। और ताया फुरकान के लिए तो वो थी ही बड़ी बेटी, लेकिन अंदर से उन लोगों के ऐसे ख्यालात होंगे वो गुमान भी नहीं कर सकती थी। और वो फूल, वो भी रज़ा या फर्रुख में ही से किसी ने भेजे होंगे। मगर कल रात जब पहली दफ़ा फूल आए थे तब तो फर्रुख नाइट ड्यूटी पर था और रज़ा तो था ही इस्लामाबाद में। मगर इन दोनों में से किसी को इसके सिम्बाजी के सिलेक्शन के बारे में कैसे इल्म हुआ? शायद जब वो ज़ारा को फ़ोन पे बता रही थी तब खिड़की के बाहर कुछ खड़का था। वो जो कोई भी था, यकीनन उसने खिड़की के बाहर से सारी बात सुन ली होगी और सुनकर ही वो ख़त लिखकर फूलों के साथ इधर रखा होगा। मगर उस पर तो कोरियर की एक रोज़ कबीर की मोहर थी। शायद उसने कोई जाली मोहर इस्तेमाल की होगी। मगर इतने झमेलों में फ़र्रुख और रज़ा जैसे जॉब वाले मसरूफ़ बंदे क्यों पड़ेंगे भला? उसका दिल कहता था ये फ़र्रुख है, ना ही रज़ा, बल्कि कोई और ही है। खैर, जहन्नुम में जाए वो जो भी है, उन दोनों का दिमाग तो अभी ठीक करती हूँ। वो तेज़ी से उठ के लड़के लड़कियों के ग्रुप के पास चली आई। इरम सामने खड़े खड़े उसने मखसूस बेनियाजी से सीने पे हाथ बांधे इरम को पुकारा तो सब रुककर उसे देखने लगे। क्या तुम लोगों ने सबीन पुप्पो की शादी का कार्ड भेजा था तुर्की? कनखियों से उसने फर्रुख और रज़ा के चेहरों को देखा था। वो दोनों चौंके थे और दोनों ही को इसकी बात पसंद नहीं आई थी। जैसे फुप्पो का कार्ड सुलेमान चचा को दिया था, उन्होंने भिजवा दिया होगा। और हाँ, फुप्पो को अब्बा ने फ़ोन कर दिया था। क्या वो आएंगी? आना तो चाहिए, आखिर करीबी रिश्ता है, तुमसे ना सही हमसे तो है ना। उसने करीबी रिश्ते पर जोर देकर एक जताती नज़र फर्रुख और रज़ा पे डाली। वो दोनों अपनी ही सोचों में गुम थे। फिर खाने के वक्त साइमा ताई ने सबसे पहले उसे बुलाया। हया मेरी जान, ये इरम किसी काम की नहीं है। तुम समझदार हो, टेबल पे तुमने ख्याल रखना है। जैसे कोई डिश आधी हो फ़ौरन ज़फ़र को इशारा कर देना, ठीक? श्योर ताई, मैं ख्याल रखूँगी। वो मुस्कुराती हुई सर्व करने लगी। 15 मिनट बाद सब डाइनिंग हॉल में खड़े अपनी प्लेटों में खाना खा रहे थे। डाइनिंग टेबल के तरफ से कुर्सियां हटाकर एक दीवार के साथ लगा दी गई थीं ताकि सब अपनी मर्ज़ी से खाना निकाल कर इधर उधर टहलते हुए खाते रहें। ताया जान, आपने सलाद नहीं लिया। वो रशियन सलाद से भरा शीशे का बड़ा प्याला उठाए ताया फुरकान और सलमान साहब के पास आई, जो अपने ध्यान में गुफ्तगू में मगन थे। उसके पुकारने पर चौंके। थैंक यू बेटा। ताया फुरकान मुस्कुरा कर चमचे से सलाद अपनी प्लेट में निकालने लगे। वो शलवार कुर्ते में मलबूस थे, कंधों पे शॉल थी और बारोब चेहरे पर मूछें। सुलेमान साहब इनके बरक्स क्लीन शहर डिनर सूट में मलबूस खासे स्मार्ट और हैंडसम लग रहे थे। दोनों की सोच भी अपने हुलियों की मानंद थी। अब्बा, आप भी ले लेना। सुलेमान, तुमने सबीन को कार्ड पोस्ट कर दिया था? ताया को अचानक शायद उसकी शक्ल देखकर याद आया। सुलेमान साहब का चमचे में सलाद भरा हाथ ज़रा सुस्त हुआ और चेहरे पे कड़वाहट फैल गई। बहुत आहिस्ता आहिस्ता से उन्होंने सलाद से भरा चमचा अपनी प्लेट में पलटा कर दिया था। उनके लहजे में अजीब सी काट थी जो हया के लिए नई थी। क्या सबीन फुप्पो शादी पर आएंगी? वो पीछे बिगना ना रह सकी। कल मेहंदी है, आना होता तो अब तक आ गई होती। 30 सालों से जो औरत सिर्फ चंद दफ़ा मिलने आई वो अब भी ना आए तो बेहतर है। हया तो क्या, फुरकान दाया भी दंग रह गए। सुलेमान, क्या हुआ? थैंक यू बेटा। जवाब देने के बजाय सुलेमान साहब ने उसे मुखातिब किया। तो वो अब तुम जाओ का इशारा समझकर सर झुकाए वहाँ से चली आई। बहुत आहिस्ता आहिस्ता से सलाद का प्याला मेज़ पर रखा और अपनी आधी भरी प्लेट उठाई, मगर अब कुछ भी खाने को जी नहीं चाह रहा था।
ये अब्बा को क्या हो गया था? वो पुप्पो के बारे में ऐसी गुफ्तगू क्यों कर रहे थे? फिर वो रह नहीं सकी। अपनी प्लेट लिए उसने सतून के पीछे आ खड़ी हुई, जिसकी दूसरी जानिब ताया और अब्बा खड़े थे। बज़ाहिर अपनी प्लेट पे सर झुकाए उसके कान उन्हीं की तरफ लगे थे। हया के लिए उमेर लगारी ने अपने बेटे का प्रपोज़ल दिया है। सुलेमान साहब अपने दोस्त और अपनी कंपनी के शेयर होल्डर का नाम लेकर कह रहे थे और उसके हाथ में पकड़ी प्लेट लरस गई। दिल सहम उठा। ये क्या कह रहे हो? ताया फुरकान हैरान रह गए थे। भाई, इसमें हैरत की क्या बात है? फलीद अच्छा लड़का है, कल मेहंदी पे आएगा तो आपको मिलवा लूँगा। सोच रहा हूँ हया से पूछ कर हाँ कर दूँ। मगर सुलेमान, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? तुम हया की शादी यूँ कैसे कर सकते हो? बाप हूँ उसका, कर सकता हूँ। फातिमा भी राज़ी है और मुझे यकीन है हया को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। और जहाँ का क्या होगा? कौन जहाँ? सुलेमान साहब ये अक्सर अनजान बन गए। तुम्हारा भांजा सबीन का बेटा जहाँ, जिसने तुमने हया का निकाह किया था। तुम कैसे भूल सकते हो? जवाबन सुलेमान साहब ने नागवारी से सर झटका। वो 21 साल पुरानी बात थी और हया 22 साल की हो चुकी है। बेवकूफ़ी थी मैंने कि सबीन पर एतबार करके अपनी बच्ची का निकाह उसके बेटे से कर दिया था। क्या इन 21 बरसों में कभी सबीन ने मुड़कर पूछा कि उस निकाह का क्या बना या क्या बनेगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो एक माह में एक फ़ोन कर लेती है और 3 मिनट बात करके रख देती है। आपको वाकई लगता है कि वो लोग इस रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं? मगर सबीन तो सिकंदर की वजह से, तुम जानते तो हो, उल्टे दिमाग का शख्स है। मैं कैसे मान लूँ कि सिर्फ अपने मगरूर और बददिमाग शौहर की वजह से वो अपने बेटे का निकाह भूल सकती है। इतने बरस बीत गए, उसने फिर कभी रिश्ते या शादी की बात तक नहीं निकाली। फिर मैं उससे क्या उम्मीद रखूं? मगर जहाँ तो अच्छा लड़का है। तुम उससे मिले तो थे पिछले साल जब तुम इस्तांबुल गए थे। जी, जहाँ सिकंदर अच्छा लड़का, माय फुट। उन्होंने तलखी से सर झटका। उसके तो मिजाज ही नहीं मिलते। वो तुर्की में पैदा हुआ है, उसने कभी पाकिस्तान की शक्ल नहीं देखी। ना उसे उर्दू आती है ना पंजाबी। कभी इन तमाम बरसों में मैंने अपने किसी मामू का हाल पूछा, कभी फ़ोन किया? मैं ये सब भूल जाता। मगर जब मैंने पिछले साल इस्तांबुल गया तो क्या आप यकीन करेंगे भाई कि मैं 18 रोज़ वहाँ रहा। मैं रोज़ सबीन के घर जाता था। सिकंदर तो मिला ही नहीं। और जहाँ आखिरी रोज़ मुझसे मिला वो भी 15 मिनट के लिए बस। वो भी जब उसकी माँ ने मेरा नाम बताया तो काफ़ी देर बाद उसे याद आया कि मैं उसका कोई दूर पार का मामू हूँ। फिर जानते हैं वो मुझसे क्या पूछने लगा? क्या पाकिस्तान में रोज़ बम धमाके होते हैं? क्या वहाँ इंटरनेट की सहूलत मौजूद है? फिर उसका फ़ोन आया और वो उठकर चला गया। मैं कभी हया के लिए कोर्ट से खुला लेने के मुतालिक ना सोचता अगर मैं उस रोज़ एक तुर्क लड़की को जहाँ को घर ड्रॉप करते ना देख लेता। जब मैं फ़्लाइट पकड़ने से कबल सबीन को खुदाफिज कहने गया, उस लड़की के साथ उसकी बेतकल्लुफ़ी। अल्लाह मान, वो सिकंदर शाह का बेटा है और अपने बाप का ही तो पर है। मैं समझता था अगर अहमद शाह जैसे अजीम इंसान का बेटा होकर सिकंदर उसके बरक्स निकला तो वो वैसे भी जहाँ भी अपने बाप के बरक्स निकलेगा एक अच्छा इंसान होगा। मगर नहीं, वो उसी मगरूर आदमी का मगरूर बेटा है। हया कौन है? उसका उनसे क्या ताल्लुक़ है? ये बात ना जहाँ को याद थी ना सबीन को। सबीन तो ये जिक्र ही नहीं करती। अब मैं अपनी बेटी को ज़बरदस्ती उनके घर भेज दूँ क्या? खैर, कल वलीद से मिलवाऊँगा आपको। अब जो रिश्ता अच्छा लगा मैं हया की उधर ही शादी कर दूँगा। अब उसमें मज़ीद सुनने की ताब नहीं थी। वो सफ़ेद चेहरा लिए बोझल कदमों से चलती उनसे दूर हट गई। जहाँ सिकंदर को उसने कभी नहीं देखा था, बस बचपन से अपने और उसके रिश्ते के मुतालिक सुना था। वो साल भर की थी जब सबीन फुप्पो पाकिस्तान आई और फरते जज्बात में अपने 8 साल बेटे के लिए उसका रिश्ता मांग लिया। जज्बाती सी कार्रवाई हुई और दोनों बहन भाइयों ने बच्चों का निकाह कर दिया। तब 8 साल जहां उनके साथ था, फिर वो तुर्की चला गया।
21 साल गुजर गए, वो तुर्की में जी रहा, कभी पाकिस्तान नहीं आया, और इस विजिट के बाद तो सबीन फुक्को भी नहीं आई। ना कभी उन्होंने कोई तस्वीर भेजी, ना खत लिखा।